जय हिंद बच्चों। कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप लोग खूब खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे बच्चों। तो आइए, आपको पद्य साहित्य की इतिहास की श्रृंखला में हम आगे बढ़ चुके हैं। आज हम छाया युग की बात करेंगे बच्चों। छाया युग को समझेंगे कि क्या चीज है, कब से शुरुआत हुआ। आप जानते हैं बच्चों, जो हमारा आधुनिक काल है वहां से हमने शुरुआत किया और सबसे पहले भारतेंदु युग आए। उसके बाद देख लीजिए एक बार बच्चों, थोड़ा सा एक नज़र दौड़ा लीजिए। उसके बाद क्या कहते हैं, द्विवेदी युग आए। ये देखिए, आधुनिक काल को हमने पढ़ा। उसकी देखिए, आधुनिक काल में भारतेंदु युग जिसे पुनर्जागरण काल कहा जाता है। उसके बाद में ये देखिए क्या नाम है, सुधार जागरण सुधार काल द्विवेदी युग को कहा जाता है। और इसी श्रृंखला में हम आगे बढ़ते हुए हमने कई कवियों को देखा और हमने आपसे जिक्र भी किया है कि इन कवियों को बच्चों हम ट्रिक के माध्यम से आपको वीडियो प्रोवाइड करेंगे। अभी हमारी जो उद्देश्य है बच्चों ये कि चीज़ों को जल्दी जल्दी कंप्लीट किया जाए, थ्योरी को समझाते हुए, क्वेश्चन आंसर को हल कराते हुए आगे बढ़ा जाए। सारे सिलेबस में जो पाठ्यक्रम समाविष्ट है, आपका कहानी हो गया या नाटक हो गया, ये सारी चीज़ें जो भी है सब कंप्लीट करने के बाद फिर हम क्वेश्चन आंसर की जब श्रृंखला प्रारंभ करेंगे तो उसमें फिर आपको ट्रिक के माध्यम से चीज़ों को लिखवाएंगे, प्लस कुछ जीवनी को लिखवाएंगे, हैंड राइटिंग में लिख के दिखाएंगे कि आपको ऐसे ऐसे एग्जाम में लिखना है। सारी चीज़ों को 1 बाय 1 करके प्रोवाइड होगा बच्चों। बस निरंतरता बनाए रखिए आप। जी हाँ बच्चों, आप निरंतरता बनाए रखिए। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि ये जो हमारा चैनल है, इस चैनल के माध्यम से बच्चों हम आपको 9th 10 11 और क्लास 12 ये चारों क्लासेस के बच्चों हिंदी विषय का जो संपूर्ण पाठ्यक्रम है आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आइए बच्चों, जुड़ जाइए इस चैनल से और लाभ उठाइए, इसका बेनिफिट देखिए बच्चों। निरंतरता बनाइए, हिंदी के प्रति भी जागरूकता आपको बढ़ाना है आपके आपके मन में। इसीलिए बच्चों हम निरंतर वीडियो प्रोवाइड कर रहे हैं। आप प्लेलिस्ट में जाइएगा, देखिएगा, गद्य साहित्य का इतिहास अलग प्लेलिस्ट बना दिए हैं और पद्य साहित्य का इतिहास अलग बन गया है। हर क्लासेस के बच्चों अलग अलग प्लेलिस्ट तैयार है। आप वहां पर जाइए और चीज़ों को क्रम वाइज, सीरियल वाइज देखिए, समझिए, उसके बाद क्वेश्चन आंसर हल करिए और अपने डाउट को क्लियर करिए। और कोई समस्या हो तो कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं। अब चलिए बच्चों, हम छायावाद युग की तरफ बढ़ रहे हैं। तो हमने आपको बताया था कि द्विवेदी जो भारतेंदु है 1850 से 1900 तक चला। फिर क्षमा करें, भारतेंदु युग 1850 से 1900 तक चला। फिर द्विवेदी युग आया 1900 से 1918 तक चला बच्चों। अब छायावाद युग आ गया है जो कि 1918 से 1938 तक चलेगा। अब इसको हम डिस्कशन करते हुए अच्छे से समझते हुए चल रहे हैं। छायावाद काल के अंतर्गत मुक्त छंद, फोकस कीजिएगा बच्चों, मुक्त छंद में अनुभूतियों को वाणी देने का प्रयास किया गया। छायावाद काल के अंतर्गत दैनिक जीवन की विसंगतियों एवं विसंगताओं से मुक्त, ध्यान दीजिएगा बच्चों, यहाँ पर मुक्ति पाने के लिए प्रकृति और अध्यात्म की ओर आकर्षित किया गया। विशेष विशेष पॉइंट है, इसको याद कीजिए। जानते हैं छायावाद क्या है? मुक्त छंद है। मुक्त छंद अर्थात छंद क्या होता है? दोहा, सोरठा, सवैया, कवित, है ना बच्चों, ये सब छंद होता है। तो इससे क्या है? मुक्त है। मतलब इसमें क्या है, किसी भी कविता को लेखक ने लिखा तो उस पे ये नहीं फोकस किया कि मतलब इसमें लास्ट में जाके तुक बने, लय बने, दोहा में रहे, छंद में रहे, ऐसा नहीं। जो शास्त्रीय छंद से मुक्त होता है उसी को मुक्त छंद कहते हैं बच्चों। हमने जिक्र कर लिया। अब देखिए छायावाद काल के अंतर्गत और क्या चीज थी। तो जो दैनिक जीवनचर्या थी बच्चों, दैनिक जीवनचर्या एक बार फिर से समझिए। जो दैनिक जीवनचर्या थी, ये यहाँ से यहाँ की जो विसंगतियां और विषमताएं थी, इससे मुक्ति पाने के लिए बच्चों प्रकृति का, किसका? प्राकृतिक, प्राकृतिक जैसे पहाड़, नदियां, झरना, आकाश, ये सब पेड़ पौधे, पक्षी, इन सब का सहारा लिया गया और आध्यात्म की ओर आकर्षित किया गया। आप देखिए बच्चों, इसकी और एक विशेषता देखिए, इसमें प्रतीकात्मकता अर्थात जैसे नदी को प्रतीक बना दिया गया, पर्वत को प्रतीक बना दिया गया, हिमालय को, जैसे महादेवी वर्मा पढ़िए आप हिमालय में क्लास 10 में जाके, तो वहां हिमालय को प्रतीकात्मकता बना दिया गया है। लाक्षणिकता होती है, लक्षण होता है अर्थात चीजों को घुमा फिरा के कहा जाता है। अप्रस्तुत विधान होता है, चित्रात्मकता होती है, ध्वनियात्मकता होती है बच्चों। किसमें? छायावाद युग की काव्य शैली की ये प्रमुख विशेषताएं हैं। अब देखिए बच्चों, छायावाद की बृहत्त्रयी, बृहत्त्रयी में कौन कौन आते हैं? बृहत्त्रयी में
तो देखिए बच्चों, जयशंकर प्रसाद तो प्रवर्तक ही हैं, वो तो रहेंगे ही। सुमित्रा नंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला, ये तो ये बच्चों पंत, निराला और प्रसाद ये तीनों बृहत त्रयी में आते हैं। लेकिन महादेवी वर्मा को ना भूलिएगा, ये लघु त्रयी में आती है बच्चों। महादेवी वर्मा, राम कुमार वर्मा और माखन लाल चतुर्वेदी, ये लघु त्रयी में, मतलब तीन ये भी हैं, बृहत त्रयी में भी तीन हैं और त्रयी लगा ही है तीन, तो और लघु त्रयी में। तो महादेवी वर्मा क्वेश्चन पूछ लेगा कि मतलब छायावाद के किस मतलब उसमें लघु त्रयी में आते हैं या बृहत त्रयी में आती हैं महादेवी वर्मा, तो आप कहेंगे कि लघु त्रयी में। वैसे इतना डीप क्वेश्चन नहीं पूछेगा, आपसे रचना पूछेंगे या ये पूछ लेंगे कि छायावाद कवियों के नाम बताइए, निम्न में से कौन नहीं है या कौन है, और या उनकी रचना या रचनाकार पूछ लेंगे। अब देखिए बच्चों, आगे चलते हैं हम और इनसे संबंधित जो कवि हैं और उनकी जो रचनाएं हैं उनको पढ़ लेते हैं। हमने कई बार जिक्र किया है थ्योरी में भी कि जयशंकर प्रसाद की रचनाएं क्या, आंसू, कामायनी, लहर, ध्रुव स्वामिनी, झरना, है ना, बहुत बहुत सारी बच्चों, तितली नाटक है। अब देखिए बच्चों, निराला की परिमल, गीतिका, अनामिका और पंत की प्रकृति सुकुमार एक कल्पना के कवि के लिए मशहूर है बच्चों। प्रकृति एवं सुकुमार कवि या कल्पना के कवि के लिए मशहूर है। प्रकृति, सुकुमार और कल्पना। पंत जी, सुमित्रा नंदन पंत, इनकी ग्रंथि है, पल्लव है, गुंजन है, बीड़ा है, बहुत सारी रचनाएं हैं बच्चों इनकी। ट्रिक के माध्यम से सब याद करा देंगे आपको। महादेवी वर्मा, आधुनिक काल की मीरा, निहार, रश्मि, नीरजा, सांध गीत, यामा, मेरा परिवार, ये सभी नहीं कहा है बच्चों महादेवी वर्मा का। अब आइए बच्चों, छायावादी कविता के ह्रास का कारण समझ लेते हैं, मतलब इसमें जो कमी थी इसके कारण को हम समझ लेते हैं कि क्या है। तो विदेशी शासन के दमन चक्र से जन सामान्य, जो सामान्य जनता थी, की निरंतर बढ़ती पीड़ा, जो पीड़ा बढ़ रही थी, उसको कवियों को मनोलोक की दुनिया तथा कल्पना के प्रदेश से निकालकर यथार्थ की कठोर भूमि पर खड़ा कर दिया गया था। यही ह्रास का कारण था बच्चों। क्यों ह्रास, अर्थात इसको पीछे क्यों छोड़ा गया, इसको कम निम्न क्यों आंक लिया गया? क्योंकि जो विदेशी शासन, जैसे ब्रिटिश साम्राज्य, आप जानते हैं कि पहले किसका साम्राज्य था, 1857 और इसके सब पहले, तो 1847 के पहले समझ लीजिए। तो क्या कहते हैं, जो विदेशी साम्राज्य थी तो यह जनता पर कितना कठोर जुल्म करती थी, कि कैसे कैसे सताती थी गरीब और अशिक्षित अनपढ़ लोगों को। तो क्या था, यहाँ पर कल्पना की जरूरत नहीं थी, यहाँ पर तो यथार्थ को दिखाना था, जागरूक करना था, लोगों को अपने अधिकार के प्रति जागरूक करना था, सामाजिक समस्याओं को दिखाना था, सांस्कृतिक अवधारणाओं को दिखाना था, धार्मिक रूढ़वादिता थी उसके प्रति लोगों को जागरूक करना था। तो ये कल्पना में थोड़ी हो पाता बच्चों, काल्पनिक वास्तविक दुनिया अर्थात यथार्थ की दुनिया में आकर होता ना। इसीलिए जब यथार्थ की दुनिया आई, प्रगतिवादी का समय आया, तब ये धीरे धीरे पीछे चला गया। हमें पूरा विश्वास है बच्चों, चीजें आप बहुत अच्छे से समझ पा रहे हैं और इसी तरह निरंतरता बनाए रखिए, पूरी तरह आप मजबूत हो जाएंगे, आपके ज्ञान का काफी विस्तार हो जाएगा। हिंदी विषय को लेकर जो आपके अंदर कठिनता बनी हुई है, पहले तो ये लगता है बहुत आसान है, क्लास में भी नहीं ध्यान देते हैं क्योंकि और सारे कठिन सब्जेक्ट होते हैं, लेकिन जब एग्जाम आता है ना बच्चों, तो ये बहुत ज्यादा प्रेशराइज कर देता है माइंड को, और जिसमें सबसे मैक्सिमम अंक आना चाहिए उसी में सबसे कम हो जाता है, और इसी के कारण और विषय भी कम हो जाते हैं, क्योंकि हमारा लिखना, पढ़ना, बोलना, समझना सब हिंदी ही भाषा होती है बच्चों। एक ही विषय तो होता है इंग्लिश का, जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं। अब जब उनका हिंदी स्ट्रांग रहेगा तो बताइए आधे सब्जेक्ट भी अच्छे बनेंगे ना। तो आइए बच्चों, अब हम छायावाद युग की तरफ, हमने देख लिया छायावाद युग को, अब छायावाद उत्तर अर्थात छायावाद के युग के बाद की बात देख लेते हैं क्या है। तो देखिए बच्चों, इस काल में जनता, इस काल की जो जनता थी वो दुख दर्द को कविता का विषय बना लिया। इस काल में जनता के दुख दर्द को कविता का विषय बना लिया गया, अर्थात कवियों ने कविता के माध्यम से जनता के यथार्थ जो चित्रण थे उसको प्रस्तुत करना प्रारंभ कर दिया, दुख और दर्द, उनकी पीड़ाएं। मार्क्स के द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का दर्शन अपनाया गया और मन के भीतर के यथार्थ को बाहर लाने के लिए सिगमंड फ्रायड के मनोविश्लेषणवाद, इदम अहम परा अहम, याद कीजिए बच्चों, को उपयोगी बनाया गया और इसी को साहित्य में क्रमशः प्रगतिवाद, प्रयोगवाद की संज्ञा दी गई। अब आइए बच्चों, हम क्लास ये देखिए प्रगतवादी युग की तरफ बढ़ रहे हैं। अब यहाँ पर ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसीलिए अब इसको पढ़ेंगे तो आपको पता भी चलेगा कि इसका नाम प्रगतवाद क्यों पड़ा।
तो मार्क्सवाद ये बच्चों 1938 से लेकर 1943 तक ये चला है। तो मार्क्सवाद की अवधारणा का पर आधारित रूसी साम्यवाद से प्रेरणा लेकर भारत में जो शोषण विहीन समाज की स्थापना पर बल दिया गया, ध्यान दिया गया कि भारत को शोषण विहीन बनाया जाए। कैसे बनाया जाए, इस पर ध्यान दिया गया बच्चों। तो देखिए, प्रगतिवाद काल के अंतर्गत शिवमंगल सिंह सुमन, हाँ देखिए बच्चों, अब प्रगतिवाद काल पे आ जाते हैं। प्रगतिवाद काल पे आ जाते हैं। एक मिनट बच्चों, क्लास आइए बच्चों, अब बढ़ते हैं हम प्रगतिवाद काल काल की तरफ। तो देखिए, ये 1938 से 1943 तक चला। तो मार्क्सवाद की, अब देखिए बच्चों, यहाँ पर प्रगतिवाद को हम लोग अच्छे से समझते हैं। क्या प्रगतिवाद, ये छायावाद के बाद का युग है और ये कल्पना से बाहर आ गई है, यथार्थ दुनिया में आ गया है, इसीलिए इसको प्रगतिवाद भी कहा गया। तो आइए समझते हैं बच्चों इसको। मार्क्सवाद की अवधारणा पर आधारित जो रूसी साम्यवाद थे, उससे प्रेरणा लेकर भारत में शोषण विहीन समाज की स्थापना करने पर बल दिया गया। दूसरी विशेषता देखिए बच्चों, प्रगतिवाद काल के अंतर्गत शिव मंगल सिंह सुमन, डॉक्टर रामविलास शर्मा, नागार्जुन, त्रिलोचन, रागे राघव और केदारनाथ अग्रवाल, ये सभी प्रगतिवाद के अंतर्गत आते हैं। सब मेन कवि हैं बच्चों प्रगतिवाद के। और प्रगतिवाद काल के अंतर्गत पंत, निराला, बाल कृष्ण शर्मा, नवीन आदि ने भी प्रगतिवादी रचनाएं लिखी हैं। ऐसा नहीं है कि जो पंत थे या सुमित्रानंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला, बाल कृष्ण, इन्होंने मतलब प्रगतिवाद की इन पर प्रभाव नहीं पड़ा, लेकिन मतलब ये तो छायावादी थे। तो सबसे पहले इन्होंने काल्पनिकता पर, प्रतीकात्मकता पर ध्यान दिया, प्राकृतिक सौंदर्य पर ध्यान दिया। लेकिन जब धीरे धीरे समय बीता तो इन्होंने भी देखा कि समाज में कैसे कैसे धारणाएं बढ़ रही हैं, कैसे कैसे शोषण हो रहा है, कैसे कैसे जनता विदेशी अशासन से परेशान है। तब इन्होंने भी प्रगतिवादी रचनाएं लिखना प्रारंभ किया। अब देखिए बच्चों, लाल झंडा तथा मास्को अभी दूर है आदि रचनाएं शिव मंगल सिंह सुमन के द्वारा लिखी गई। अब आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि लाल झंडा और मास्को अभी दूर है, ये किसकी रचना है? तो बच्चों आप बताइएगा कि शिव मंगल सिंह सुमन की है। अब मिट्टी की बारात, धरती की सौंधी गंध, ये त्रिलोचन द्वारा लिखी गई है। धरती की सौंधी गंध, मिट्टी की बारात और लाल झंडा और मास्को अभी दूर है, शिव मंगल सिंह सुमन का है। तो अब आइए बच्चों, छायावाद के जो कवि हैं इनके बारे में और उनकी रचनाओं के बारे में जानते हैं, जिन्हें हम बाद में आपको ट्रिक के माध्यम से अवश्य याद कराएंगे बच्चों। और आप 10 से 15 दिन लगातार रिवाइज कर लेंगे, आप एग्जाम में 101% सही करके आएंगे। लेकिन वर्तमान में हम आपको निरंतरता ऐसे ही बना है, पढ़ते रहिए, समझते रहिए चीज़ों को, और यहाँ पर भी कोशिश करेंगे कि ट्रिक को जोड़ें, ऐड करें, कहीं ना कहीं से लिंक करके आपको याद कराने का प्रयास करें। तो देखिए बच्चों, अब पहले आते हैं जयशंकर प्रसाद, जो कि छायावाद के प्रवर्तक हैं। सबसे पहले हम इनकी रचनाओं को पढ़ते हैं, फिर इनके मुख्य जो बिंद हैं उनको भी देख लेंगे बच्चों। ये चूंकि आप लोग अब मेच्योर हो, बड़े क्लासेज में हो, क्लास 12 में, तो चीज़ें कहीं से भी पूछ सकती हैं, तो इसलिए हमको हर चीज़ से तैयार रहना होगा। चलिए अब छायावादी की तरफ आते हैं। जयशंकर प्रसाद को समझते हैं। 1889 को इनका जन्म और 1937 को इनकी मृत्यु हो जाती है। तो देखिए बच्चों, छायावादी रचनाएं झरना है, 1918 में आई, आंसू है, लहर है, कामायनी है, और अन्य रचनाएं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट में आता है बच्चों। अन्य रचनाएं भी हैं, उर्वशी, वन मिलन, प्रेम राज, अयोध्या का उद्धार, शोकोक्षवास, बब्रुवाहन, और क्या, कानन कुसुम, प्रेम पथिक, महाराणा प्रताप, इस तरह से करुणालय, ये सब जयशंकर प्रसाद की रचनाएं हैं। अब देखिए बच्चों, झरना, आंसू, आंसू कैसे झरना की तरह बह रहा है। कामायनी, कामायनी बच्चों इसमें 15 सर्ग है, इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे। इसमें कितना सर्ग है? तो 15 सर्ग है। ठीक है बच्चों, 15 सर्ग है।
और इसमें प्रथम सर्ग चिंता से शुरू हुआ है और अंतिम सर्ग इसका 15वां सर्ग आनंद है। तो देखिए बच्चों, अब इनका कैसे आप याद करेंगे, थोड़ा सा लिंक करिए कहीं से जुड़ रहा हो तो। देखिए कामायनी, कामायनी की आंखों से क्या आंसू निकल रहे हैं, कैसे, झरने के समान और लहरों के समान। याद करिए, बस थोड़ा सा याद करने के 4 याद हो जाएगा आपका। ऐसे कामायनी की आंखों से आंसू निकल रहे हैं, झरना और लहर के समान आंसू निकल रहे हैं कामायनी की आंखों से। बस जयशंकर प्रसाद ये बात कह रहे हैं कि कामायनी की आंखों से क्या कहते हैं, आंसू बह रहे हैं लहर और झरना के रूप में। अब अन्य रचनाओं में थोड़ा बहुत देख रहे हैं बच्चों, याद करने का प्रयास कर रहे हैं। आप जयशंकर प्रसाद का नाम लीजिए तो आपके सारे जो शोक हैं, आपका उद्धार होगा, आपका शोक जो है समाप्त हो जाएगा। उद्धार, अयोध्या का उद्धार, शोकोच्छ्वास शोक। आप जयशंकर बोलते रहिए तो देखिए बच्चों, आपका उद्धार भी हो जाएगा और आपके सारे शोक समाप्त हो जाएंगे और आपके मन में कानन कुसुम, मतलब क्या कहते हैं, फूल की कानन अर्थात बगिया, तो कुसुम फूल की बगिया खिल उठेगी। और फिर आप प्रेम पथिक के मार्ग पर, प्रेम पथिक के रास्ते पर चले जाएंगे और आपका मन करुणालय हो जाएगा। आप जयशंकर बोलते रहिए देखिए, और महाराणा का महत्व भी आपको समझ में आ जाएगा। तो देखिए बच्चों, उर्वशी वन में मिलन करने जाती है, प्रेम राज में वन में मिलती है, प्रेम राज के वन में मिलती है। किससे? उर्वशी मिलती है। कहाँ? वन मिलन में जाती है। किससे मिलने जाती है? प्रेम राज से मिलने जाती है। 3 आप ऐसे याद कर लीजिए कि उर्वशी वन मिलन को जाती है प्रेम राज से मिलने, उर्वशी प्रेम राज से मिलने वन मिलन में जाती है। और जयशंकर रटते रहेंगे तो हमारा उद्धार होगा, हमारे सारे शोक समाप्त हो जाएंगे, हमारे मन में क्या होगा, कानन कुसुम खिल उठेगा और हम प्रेम पथिक के मार्ग पे चल जाएंगे। हमारा जो हृदय होगा करुणालय हो जाएगा और महाराणा प्रताप के महत्व को भी हम समझ पाएंगे। इसी तरह से याद करने का प्रयास करिए। कॉर्नर पे ऐसे चीजें लिख लीजिए बच्चों, थोड़ा सा समय अवश्य लगेगा पर गारंटी है कि आप एग्जाम में भूलेंगे नहीं। चलिए अब सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को समझ लेते हैं बच्चों। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ये छायावादी रचनाएं इनके हैं। अनामिका, परिमल, गीतकार तुलसीदास। अनामिका परिमल को लेके तुलसीदास के यहाँ जाती है, वहां पर देखती है कुकुरमुत्ता को। समझिए बच्चों, ध्यान से समझिए। अनामिका, परिमल, गीतिका कहाँ जाती है? तुलसीदास के यहाँ जाती है। वहां क्या देखती है? कुकुरमुत्ता को देखती है। बेला के नए पत्ते देखती है और नए पत्ते से क्या करती है? अर्चना, पूजा, आराधना करती है। अर्चना, आराधना करती है। सरोज के कमल के फूल अर्थात सरोज स्मृति से पहले नए बेला के नए पत्ते से अर्चना करती है, सरोज स्मृति से आराधना करती है और गीता कुंज में अणिमा भी मिल जाती है। गीता कुंज में अणिमा मिल जाती है। थोड़ा सा ट्रिक ऐड कीजिए। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचनाएं बच्चों, इतनी सारी रचनाएं, कम से कम आपको 2 या 3 लिखना ही होगा। तो आप सबसे पहले यहाँ से याद कर लीजिए क्या, कि अनामिका, परिमल, गीतिका तुलसीदास के यहाँ जाती है। उसके बाद और 2 याद करिए, वहां पर वो कुकुरमुत्ता को देखती है और बेला के नए पत्ते तोड़ती है। उसके बाद बेला के नए पत्ते से क्या करती है? अर्चना करती है, आराधना करती है। बस इतना याद हो गया, बहुत है। चलिए बच्चों, अब सुमित्रा नंदन पंत की रचनाओं को देख लेते हैं। सुमित्रा नंदन पंत छायावादी रचनाएं इनके हैं। उच्छ्वास, ग्रंथि, बीड़ा, पल्लव, गुंजन, प्रगतिवादी रचनाओं में देखिए ग्राम्य, युगांत, युगवाड़ी, युगपथ। प्रगतिवादी में जब आ गए, हमने बताया नहीं थ्योरी में कि प्रगतिवादी रचनाओं को भी इन्होंने लिखा। अरविंद दर्शन से प्रभावित स्वर्ण काव्य लिखे हैं। स्वर्ण किरण, स्वर्ण धूलि, उत्तरा, कला और बूढ़ा चांद, वाणी और नव मानवतावादी काव्य से बच्चों काव्य में इन्होंने लोकायतन, चिदम्बरा, पतझर, एक भाव क्रांति, गीत हंस और शंख ध्वनि और किरण बीड़ा, पौ फटने से पहले समाधिता और शशि की तरी। और काव्य नाटक में देखिए बच्चों, तो रजस शिखर, शिल्पी, सौवर्ण, अतिमा और क्या कहते हैं, मधुबन, युग पुरुष, छाया, मानसी ज्योत्सना, ये इनकी नाटक हैं। तो बच्चों इन सबको हम ट्रिक के माध्यम से आपको अवश्य प्रोवाइड कराएंगे। आप निरंतर अभी बने रहिए और पढ़ते रहिए। चलिए अब देखिए महादेवी वर्मा की रचनाओं को भी देख लेते हैं। निहार, रश्मि, नीरजा, सांध्य गीत, यामा यामा 1940 को प्रकाशित हुई बच्चों, और इस पर इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला। तो अब आइए इनसे संबंधित ये समझ लेते हैं चीजों को। सबसे पहले जयशंकर प्रसाद के मुख्य बिंदुओं को समझ लेते हैं, समझना जानना जरूरी है।
कहीं से भी कुछ पूछ सकता है, तो आप पढ़े रहेंगे, समझे रहेंगे, तो कहीं ना कहीं दिमाग में चीजें क्लिक करेंगे। तो उर्वशी से लेकर महाराणा प्रताप का महत्व तक सभी रचनाएं द्विवेदी हुई हैं, ये मुख्य बिंदु है। आंसू मुक्तक शैली में रचित विरह काव्य है। मुक्तक शैली में और कैसा काव्य? विरह काव्य है, जिसके द्वितीय संस्करण में 64 छंद और जोड़े गए। दूसरे संस्करण में कामायनी की बात जयशंकर प्रसाद की, ये बच्चों छायावादी महाकाव्य है, अपने समय की श्रेष्ठतम कृति है बच्चों। ये कामायनी के 3 प्रमुख पात्र हैं, मनु, श्रद्धा, ईड़ा, और एक पात्र और है बच्चों, कुमार। तो मनु क्या है? मन। श्रद्धा क्या है? हृदय। और ईड़ा क्या है? बुद्धि की प्रतीक है। इसमें 15 सर्ग है। प्रसाद की रचनाओं में रहस्यवादी प्रवृत्ति है और लहर एक गीत काव्य है। अब देखिए बच्चों मतवाला। अब आइए आप सुमित्रा नंदन पंत को देख लीजिए। ये देखिए, नहीं बच्चों निराला की है, इसीलिए हमने कहा देख लेते हैं। मतवाला, निराला, मतवाला, समन्वय नामक पत्रों, ये पत्रिका है बच्चों, समन्वय और मतवाला निराला जी की। राम की शक्ति पूजा एक लंबी कविता है, अनामिका में संकलित है ये कविता, जो अत्यंत ओजपूर्ण है, वीर रस प्रधान है, प्रभावशाली रचना है। तुलसीदास के माध्यम से भारतीय जीवन मूल्यों की प्रतिष्ठा की गई है। निराला की कविताओं में उनके व्यक्तिगत जीवन का सत्य भी अभिव्यक्त हुआ है। निराला की भाषा संस्कृत निष्ठ साभास और बहुल किंतु गेयता से युक्त है। राम की शक्ति पूजा की रचना 1936 ईस्वी में हुई थी। जूही की कली का प्रकाशन 1916 में हुआ था, जिसमें प्रकृति पर मानवीय चेतना का आरोप किया गया है। निराला ओज और औदात्य के कवि हैं। निराला का हो गया। अब पंत जी को समझ लेते हैं बच्चों, ये मुख्य पॉइंट है इन लोगों के। पंत प्रकृति के सुकुमार कवि कहे जाते हैं। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछता है। पंत कोमल कल्पना के प्रसिद्ध रहे हैं। पंत का काव्य कर्मिक विकास 4 चरणों में हुआ है। पल्लव में लगभग 40 पृष्ठ की एक भूमिका दी गई है, जिसमें भाषा, अलंकार, छंद, शब्द चयन पर विचार किया गया है। और पंत की काव्य कृति चिदम्बरा पर उन्हें भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार भी प्राप्त हुआ है। चिदम्बरा पर बच्चों ये क्वेश्चन पूछता है कि चिदम्बरा पर सुमित्रा नंदन पंत को कौन सा पुरस्कार मिला है, या ज्ञानपीठ पुरस्कार किस कृति पर मिला, ऐसे पूछ लेता है क्वेश्चन। अब देखिए बच्चों, पंत की परिवर्तन जो कविता है, ये कविता है परिवर्तन। इसमें मार्मिक और उच्च कोटि की दार्शनिक कविताएं हैं, और मौन, निमंत्रण, ये सब कविता में रहस्यवादी प्रवृत्ति है। उन्होंने प्रकृति का चित्रण आलंबन रूप में किया है। आलंबन, उद्दीपन, ये सब हम आपको पढ़ाएंगे बच्चों A to Z डिटेल समझा के। और मूर्ति के लिए अमूर्त उपमान देने की प्रवृत्ति पंत काव्य में देखी जा सकती है। मूर्त के लिए अमूर्त उपमान दिया है उन्होंने। अब यामा को भी समझ लेते हैं बच्चों। यामा में निहार, रश्मि, नीरजा, सांदगीत का संकलन है। मतलब ये सारी चीजें किसमें है? तो ये यामा में है। यामा में इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला है, 1940 में प्रकाशित हुआ था। महादेवी वर्मा को आधुनिक मीरा भी कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछेगा। उनके काव्य में विरह की प्रधानता है, जो लौकिक ना होकर अलौकिक विरह की बात कर रही हैं। महादेवी जी के काव्य में रहस्यवादी प्रकृति विद्यमान है। मैं नीर भरी दुख की बदली इनकी प्रसिद्ध पंक्ति है बच्चों। तो आइए अब हम चलते हैं स्वच्छंदतावादी कवि। चलिए बच्चों, अब हम इनको नेक्स्ट क्लास में समझेंगे। ऐसे थोड़ा थोड़ा ही पढ़ेंगे, क्योंकि थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहेंगे, निरंतरता बनी रहेगी, तो आप में ये हैबिट अवश्य बनेगी। क्या कि निरंतर पढ़ना चाहिए। हिंदी विषय को भी अपने निरंतर रूटीन में, अपनी पढ़ाई के जो रणनीति बना के रखा है आपने सफल होने के लिए, उसमें ऐड करके आप रखिए और निरंतर पढ़िए। और चलते चलते बच्चों, इस वीडियो को आप सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। जय हिंद बच्चों।